वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई O2 ऑक्सीजन मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें नयनतारा लीडिंग रोल पर है। डायरेक्टर भाई साहब ने इस मूवी के थ्रू एक बेहतरीन सा मैसेज देने की कोशिश की। मूवी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है, उसी तरह मूवी थ्रिलिंग भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में किसी जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। तभी वो चिड़िया ये देखती है कि एक इंसान उस पेड़ को काट रहा है। इस चिड़िया को हम इंसानों की बातें नहीं आती, उस इंसान को नहीं रोक सकती, जिसकी वजह से बेचारी तड़पने लगती है। जब वो पेड़ कट के नीचे गिर जाता है, उस चिड़िया के सारे बच्चे मर जाते हैं। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी होने लगती है। तभी उस पेड़ का एक बीज उड़ते हुए इस चिड़िया के सामने आता है। यह चिड़िया उस बीज को अपनी चोंच में लेकर जगह जगह भटकने लगती है कि कहां पर इस बीज को बोया जाए। लेकिन चारों तरफ पोल्यूशन, फैक्ट्रीज, ट्रैफिक, घर, कंफ्यूज हो जाती है कि इस बीज को कहां पर बोया जाए। इसी दौरान उस चिड़िया को एक घर नजर आता है जहां पर काफी सारे पौधे होते हैं। वो चिड़िया इस बीज को ले जाकर उस घर में रख देती है। उस घर का एक बच्चा आकर उस बीज को अपने हाथ में लेकर उस बीज को बोने लगता है एक छोटे से पॉट में। कुछ ही दिनों बाद उस बीज में से पौधा निकलने लगता है। देखते ही देखते वो पौधा बड़ा भी होने लगता है और एक्चुअली उस बच्चे का नाम होता है वीरा। वीरा को लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए से अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इसकी माँ का नाम होता है पार्वती। शायद पार्वती एक लेक्चर होती है। फिलहाल कुछ पौधों के बारे में अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में क्लासेस लेती रहती है। तभी इस तरफ वीरा के पास जो सिलेंडर होता है उसका ऑक्सीजन कम होने लगता है। पार्वती अपने काम में बिजी होकर इस चीज को भूल जाती है। थोड़ी देर बाद वीरा बहुत ही मुश्किल से अलार्म बजाने पर पार्वती दौड़ती हुई वीरा के पास आती है और तब तक वीरा सांस नहीं ले पा रहा होता क्योंकि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। पार्वती फौरन एक नया सिलेंडर वीरा को लगाती है। तब जाके वीरा सांस लेने लगता है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। दूसरे सीन में कुलंदे स्वामी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और आज कुलंदे स्वामी जेल से रिहा हो रहा है। वहाँ के पुलिस वाले से हमको ये बात पता चलती है कि बेचारा कुलंदे स्वामी बिना कोई क्राइम किए जेल आया, 14 साल की सजा काटी। 14 साल के बाद कुलंदे स्वामी अपने कदम जेल से बाहर रखता है। कुलंदे स्वामी की एक ही विश होती है कि इसकी माँ को देखेगा। खैर दूसरे सीन में रफीक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के घर आता है। प्रिया के फादर से इसका और प्रिया का मैटर बताता है और शादी करना चाहता है। एक्चुअली रफीक एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। रफीक की बातें सुनने के बाद प्रिया का भाई रफीक को धक्के मार के बाहर कर देता है। कहने लगता है कि तुम्हारी रिलीजन क्या है और हमारी क्या, मुंह उठा के शादी की बात करने चले। इस तरफ पार्वती अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से जा मिलती है और आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताने लगती है। वो डॉक्टर पार्वती को दिलासा दिलाने लगती है कि जब जब हम इंसानों से गलती हो जाती है। और उसी तरह कुछ दिनों बाद वीरा का ऑपरेशन होने वाला है कोचीन में। अब पार्वती के हस्बैंड के बारे में बात करें तो पार्वती का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं होता, वो भी किसी बीमारी से मर चुका होता है। उसके बाद कोचीन से पार्वती का भाई पार्वती को कॉल करके ये बताने लगता है कि दीदी मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर्स वीरा को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत जबरदस्त बारिश होने की वजह से ओला और यूबर वर्क नहीं कर रहे, सो मैंने तुम दोनों के लिए बस में टिकट बुक किया। आप दोनों कल फौरन केरला आ जाओ। उसके बाद किसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। रिसेंटली इस पुलिस वाले ने बहुत सारे ड्रग्स को पकड़ा होता है। फिलहाल दूसरा बंदा इस पुलिस वाले को कॉल करके उसे ऑफर देने लगता है कि इसका माल इसे दे दे। बदले में वो बंदा इस पुलिस ऑफिसर को 8 करोड़ देगा और माल लेकर रात 10 बजे पालक्काड आने के लिए कहता है। पालक्काड एक गाँव का नाम। इस तरफ पार्वती और वीरा केरला जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद कोयम्बतूर के एक बस स्टैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर रफीक कोचीन जाने के लिए एक बस में बैठ जाता है। वो बस ड्राइवर अपने ओनर के पास आकर कहने लगता है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से ये दूसरे रूट से कोचीन जाने वाला है। खैर थोड़ी देर बाद उस बस में एक एक्स एमएलए और उसका आदमी आता है और थोड़ी देर बाद भरत नाम का एक बंदा भी आता है। एक्चुअली भरत अपने एंगेजमेंट के लिए केरला जा रहा है। दूसरी तरफ पार्वती और वीरा दूसरे बस स्टैंड में उस बस का वेट करते रहते हैं। उसी बस स्टैंड में कुलंदे स्वामी भी होता है। वीरा को देखकर पार्वती से इसकी हालचाल के बारे में पूछने लगता है। पार्वती कुलंदे स्वामी को वीरा के बारे में बताने लगती है कि इसको लंग्स में प्रॉब्लम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुलंदे स्वामी अपने बचपन के बारे में बताने लगता है कि बेटी 6 साल तक भी मैं चल नहीं पा रहा था। गांव के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे कि मैं अपाहिज हूँ, लेकिन बेटा मेरी माँ ने मुझे लेकर हर एक हॉस्पिटल घुमा, मेरे पैर ठीक करने के लिए, मुझे चलाने के लिए।
फाइनली बेटा मैं चलने लगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ऊपर वाला जब किसी को कोई ऐप देता है तो उस ऐप को मिटाने वाली माँ ही हो सकती है। इस तरह से कुलंदे स्वामी पार्वती को मोटिवेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो बस आती है। पार्वती वीरा का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर बस के लगेज कैबिन में रखवा देती है और तभी उस बस में प्रिया और उसका फादर भी आता है। रफीक प्रिया के फादर को देखकर अपना चेहरा छुपाने लगता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों ने कुछ और प्लान किया है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस वाला इस बस को रोककर उस बस में चढ़ जाता है और वो भी उस ड्रग्स के माल को लेकर, क्योंकि इस पुलिस वाले को पालक्काड जाना है। रास्ते के दौरान दूसरा बंदा उस पुलिस वाले को कॉल करके उसका लोकेशन पूछने लगता है। करेक्ट टाइम पे माल ले आने के लिए कहता है, लेकिन देखते ही देखते इस पुलिस वाले की आंख लग जाती है, सो जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को ये बात पता चलती है कि सामने किसी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गई। तभी भरत सिगरेट पीने के लिए अपने बस से नीचे उतरता है। उस बस का क्लीनर अपने ओनर को कॉल करके यही सारी सिचुएशन बताने लगता है कि सर ट्रैफिक क्लियर होने में तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। बस का ओनर ड्राइवर से कहने लगता है कि जो लोग कोचीन जाने वाले हैं तुम उन सारे पैसेंजर्स को दूसरे रास्ते से ले जाओ और बचे पैसेंजर्स को वहीं पर उतार दो। मैं दूसरी बस भेज रहा हूँ, वो बस उन पैसेंजर्स को गांव-गांव उतार देगी। इस तरह बस के अंदर रफीक और प्रिया मौके की तलाश में होते हैं कि कब प्रिया का फादर सो जाएगा, कब ये दोनों बस से नीचे उतर के भाग जाएंगे। तभी उस बस का क्लीनर आकर यही सारी बात बताने लगता है कि जो लोग कोचीन जाने वाले हैं वो यहीं पर बैठे रहे और जो पैसेंजर्स पालक्काड और दूसरे गांव जाने वाले हैं वो लोग अभी के अभी उतर जाए, हमारी कंपनी की दूसरी बस आएगी। बच्चे कुछ पैसेंजर्स उतर जाने के बाद वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को घुमाकर कोचीन जाने लगता है। अब भरत तो उस बस से नीचे उतर चुका था, जिसकी वजह से भरत के हाथों से वो बस मिस हो जाती है। इसीलिए मैं कभी भी बस से नीचे नहीं उतरता, सारे छोड़ के चले जाते हैं। जब भरत उस ड्राइवर को कॉल करने के लिए अपना फोन लेता है, इसके फोन में चार्जिंग भी नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला अपनी नींद से जाकर बस का माहौल देख के शॉक में रह जाता है। फौरन क्लीनर के पास जाकर उसे डांटने लगता है कि तुमने पालक्काड पर बस क्यों नहीं रुकाया। ड्राइवर उस पुलिस वाले को सारी बात समझाने लगता है कि सर हमने सारे लोगों को इन्फॉर्म किया, आपने सुना नहीं, इसमें हमारी क्या गलती। सो ये पुलिस वाला उस क्लीनर को डरा धमकाकर ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम फटाफट से गाड़ी को घुमाओ, वरना मैं इस लड़के को मार पीट के इसका बुरा हाल कर दूंगा। ड्राइवर कहने लगता है सर आप जाके बैठिए, मैं थोड़ा आगे जाकर घुमा लूंगा। तभी इस बस के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर सडनली ब्रेक मारता है। जब वो क्लीनर लड़का बस से उतरकर उस पत्थर को देखने के लिए जाता है, तभी पहाड़ी से एक और बहुत बड़ा पत्थर आकर इस लड़के को कुचल देता है। ये देखकर ड्राइवर के तो होश ही उड़ जाते हैं। देखते ही देखते वो जमीन फटने लगती है। पहाड़ी से काफी सारे पत्थर बस के ऊपर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते सारा पहाड़ ही इस बस के ऊपर गिर जाता है, बस दफन हो जाती है। इस तरफ केरला में पार्वती का भाई पार्वती को कॉल करते रहता है और उसी तरह बस का लोकेशन भी पूछते रहता है, लेकिन ना पार्वती का फोन कनेक्ट हो रहा, ना बस का लोकेशन पता चल रहा। इस तरह बस के ऊपर पहाड़ गिरने की वजह से बस में का हर एक बंदा जख्मी हो जाता है। कुलंदे स्वामी के एक रिब्स टूट जाते हैं और जो एक एमएलए का बंदा है ना, उसकी तो मौत ही हो जाती है, सर पे जबरदस्त चोट लगने की वजह से। उसी तरह ये माहौल देखकर बेचारा वीरा बहुत डर जाता है, रोने लगता है। इस तरह भरत एक बाप बेटी के ट्रक से लिफ्ट मांगने लगता है कि कोचीन जाना चाहता है, इसके हाथों से बस मिस हो गई, उस बस में इसकी बैग है, तो वो बाप बेटी भरत को लिफ्ट दे देते हैं। इस तरह बस में पार्वती कुलंदे स्वामी को तड़पता हुआ देख उसे फर्स्ट एड करने की कोशिश करती रहती है। तभी रफीक पार्वती को देखकर आगे बढ़ता है कुलंदे स्वामी की हेल्प करने के लिए। प्रिया का फादर रफीक को देख लेता है, पूछने लगता है कि तुम इस बस में क्या कर रहे हो, क्या तुम और मेरी बेटी भागने का प्लान डाला। ऐसा कहकर रफीक को मारने पीटने लगता है, अपनी बेटी से नफरत करने लगता है, लेकिन पार्वती प्रिया के फादर को रोक लेती है। रफीक मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से कुलंदे स्वामी की हालत बताने लगता है, कहने लगता है कि फटाफट से इस बंदे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके बाद पुलिस वाला उन लोगों से कहने लगता है कि हम किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। रफीक कहने लगता है अरे सर कैसे बाहर निकलेंगे, अगर हमने बस को छेद किया तो बाहर की सारी मिट्टी बस के अंदर आ जाएगी, वेट करते ही रेस्क्यू टीम आएगी। लेकिन पुलिस वाला रफीक के साथ बदतमीजी करने लगता है, तुम तो यही चाहते हो ना कि ये बूढ़ा आदमी मर जाए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाओगे, उसके साथ एंजॉय करोगे। ये सुनने के बाद रफीक को गुस्सा आता है, पुलिस वाले को मारने पीटने लगता है, पुलिस वाला भी रफीक को मारने पीटने लगता है। तभी पार्वती ऊंची आवाज में इन दोनों को रोक देती है और बस के सिचुएशन के बारे में समझाने लगती है। क्या आप लोग जानते नहीं कि हम लोग एक बहुत ही बुरी हालत में फंसे हुए हैं, ऐसा समझिए कि हम एक कब्र में है, अब हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है।
जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा इस बस में, सो थोड़ा शांति से काम लीजिए। तभी वो ड्राइवर अपने कैबिन का शीशा तोड़ के बस के अंदर आता है। रोते हुए जो हुआ वो बताने लगता है। इस तरफ जब भरत और वो ट्रक वाला बंदा कोचिन जा रहे होते हैं, रास्ते में ये लोग टूटे हुए सड़क को देखते हैं। इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ट्रैवल वाले भरत को कॉल करते हैं। भरत फौरन बस के बारे में पूछने लगता है, इसके लगेज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उल्टा ट्रैवल वाले भरत से बस का लोकेशन पूछने लगते हैं। भरत को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझसे बस का लोकेशन क्यों पूछ रहे हैं और मेरा लगेज कहाँ पर गया। इस तरह पार्वती ड्राइवर से बस के अंदर से लगेज कैबिन ओपन करने के लिए कहती है। ड्राइवर पूछने पर पार्वती ये बहाना बनाने लगती है कि देखो अगर कोई टूल मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो ड्राइवर उसी तरह से बस के अंदर से लगेज कैबिन को ओपन करता है। सारे लोगों के लगेजेस को ऊपर रखने लगता है। मौका देखकर पार्वती चुपचाप अपने बैग को अपनी सीट के पास लाती है, क्योंकि इसकी बैग में एक और ऑक्सीजन सिलेंडर है। तभी पुलिस वाला पार्वती के पास आकर पानी पूछने लगता है। कुलेंद्र स्वामी कहने लगता है कि सर मेरे पास पानी है, ये लीजिए। ऐसा कहते हुए उस पुलिस वाले को अपना पानी का बोतल देता है। इस तरफ जब भरत और वो ट्रक वाला बंदा दूसरे रास्ते से कोचिन जा रहे होते हैं, भरत सोचने लगता है कि ट्रैवल वालों ने मुझे क्यों कॉल किया। अब तक तो बस कोचिन पहुंच जानी चाहिए। बस कोचिन नहीं गई और वापस भी नहीं आई, जिसका मतलब बस किसी जगह पर फंस गई। फौरन भरत और वो ट्रक वाला बंदा पुलिस के पास जाकर सारे डिटेल्स बताने लगता है। इस तरह बस में पार्वती उन लोगों को एक बात समझाने लगती है कि देखिए धीरे धीरे इस बस में ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। हमको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जहाँ से ऊपर की हवा बस में आ सके। सो वो ड्राइवर एक रॉड की मदद से उस बस को छेद करता है। पार्वती के बताए हुए तरीके पर उस होल में पाइप्स को रखने लगते हैं, ताकि इन पाइप्स में से बाहर का ऑक्सीजन इस बस के अंदर आए, ये लोग और सांस ले सके। तभी उस बस का पावर चला जाता है। सारे लोग घबराने लगते हैं। पुलिस ड्राइवर से पूछने लगता है कि क्या हुआ। ड्राइवर कहने लगता है कि शायद सर बस का फ्यूज चला गया और वो फ्यूज ड्राइवर के सीट के पास है। मैं दोबारा अपनी सीट के पास जाना नहीं चाहता सर, क्योंकि वहीं से मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर आ पाया हूँ। सो वो पुलिस वाला वीरा को देखकर ड्राइवर के कैबिन में जाने के लिए कहता है। पार्वती कहने लगती है, अरे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, ये तो एक छोटा बच्चा है और ऊपर से बीमार, ये कहाँ से जाएगा। नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजने वाली। लेकिन बस के सारे लोग पार्वती को समझाने लगते हैं कि मैडम सिर्फ आपका बच्चा ही वहाँ पर जा सकता है, वो काम कर सकता है। पार्वती हिम्मत जुटाकर वीरा को वहाँ पर भेजती है। वीरा ड्राइवर के बताए हुए तरीके पर फ्यूज बॉक्स को पहचान लेता है और वहाँ के फ्यूज को चेंज भी कर देता है, जिसकी वजह से उस बस में दोबारा पावर आ जाती है। एक्चुअली ये सीन बहुत ही थ्रिलिंग है। थोड़ी देर बाद बस के सारे लोग उस पाइप के जरिए से सांस लेने लगते हैं और इसी तरह आवाज भी लगाने लगते हैं कि अगर कोई बाहर है तो हमको बाहर निकालो। तभी वहाँ पर पुलिस आती है वहाँ के माहौल को देखने के लिए, लेकिन वो पुलिस इन लोगों की आवाज को सुन नहीं पाती। तभी और बड़ी बड़ी चट्टानें इस बस के ऊपर गिर जाते हैं और वो जो पाइप का छेद होता है वो डूब जाता है। बस में और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। थोड़ी देर बाद पार्वती का भाई पार्वती के फोन को कॉल करता है। इत्तेफाक से वो फोन करंट हो जाता है, लेकिन पार्वती का भाई बस के अंदर से लोगों की चीखें सुनने लगता है। सिग्नल कट हो जाने की वजह से पार्वती अपने भाई से बात नहीं कर पाती। खैर दूसरी बार बस पर चट्टानें गिरने की वजह से कुलेंद्र स्वामी की तबीयत और बिगड़ जाती है। सही तरह से सांस भी नहीं ले पाता। बस का माहौल देखने के बाद वो पुलिस वाला अपने बैग से थोड़ा ड्रग्स लेता है, नशा करता है और फौरन अपने हाथ में गन लेकर कुलेंद्र स्वामी के पास जाता है। कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपनी सांस रोक लो। कुलेंद्र स्वामी अपनी सांस को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला इस बंदे को गोली मार देता है। मतलब ऐसे हालत में अगर एक बंदा भी मर गया तो दूसरे लोग 1-2 घंटे एक्स्ट्रा जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। सो वो पुलिस वाला अपने गन से बचे कुछ लोगों को भी डराने लगता है कि अब मैं किसको मारूं, तुमको मारूं या तुमको। पुलिस की ये हरकतें देखकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। फौरन अपने हाथ में रॉड लेकर उसके सर पे ठोक देती है, उस पुलिस के हाथ पैर बांध देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम आती है। सारे लोग बस का लोकेशन पता करने में लग जाते हैं। इस तरह बस में प्रिया का फादर अपने हाथ में रॉड लेकर बस का शीशा तोड़ने लगता है। शीशा तोड़ने पर इन सारे लोगों को एक छोटा सा टनल नजर आता है। सोचने लगते हैं कि एक के बाद एक इस टनल से बाहर निकलेंगे। सो पहले रफीक और प्रिया का फादर इस टनल से गुजरने लगते हैं खुदाई करते हुए। तभी एक बड़ा सा पत्थर उस कैंप के पास आ गिरता है। इस पत्थर की वजह से यहाँ का जो टनल होता है ना, वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। डर के मारे प्रिया का फादर और रफीक दोबारा बस में आने लगते हैं। किसी भी तरह करके प्रिया का फादर बस में आ जाता है, लेकिन बेचारा रफीक वहीं पर फंस जाता है, दफन हो जाता है।
ये देखकर बेचारी प्रिया बहुत रोने लगती है। लेकिन तभी रफीक अपना हाथ बाहर करता है। सारे लोग रफीक का हाथ पकड़कर दोबारा उसे बस में लाते हैं, बचा लेते हैं। इस तरफ पार्वती का भाई केरला से उस जगह पर आता है जहाँ पर रेस्क्यू टीम होती है। रेस्क्यू टीम की हेड मनोरमा से वीरा के बारे में बताने लगता है कि उस बस में एक ऐसा बच्चा है। यह सुनने के बाद मनोरमा फटाफट से अपने वर्कर्स को काम करने के लिए कहती है, बस को फाइंड आउट करने के लिए कहती है। लेकिन लगातार चट्टाने गिरने की वजह से इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और उसी तरह कुछ वर्कर्स जख्मी भी हो जाते हैं। इस तरह बस में वो पुलिस वाला अपने हाथ पैर खोल लेता है, वीरा को अपने कब्जे में लेता है और जब पार्वती की बैग को चेक करता है, उस बैग में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। सारे लोगों को पार्वती के खिलाफ भड़काने लगता है कि ये देखो, इस औरत के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर होने के बावजूद भी ये हमको नहीं दे रही, हमें तड़पा रही है। पार्वती उन लोगों को समझाने लगती है, देखिए मेरा बेटा आम लोगों जैसा नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज वो सिलेंडर मेरे बच्चे के लिए जरूरी है। लेकिन पुलिस वाला उन लोगों से कहने लगता है कि हमारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक इस बस में मर जाना, दूसरा इस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से हम जिंदा रहें। अगर हमें जिंदा रहना होगा तो वो बच्चा मरना होगा। इस तरफ रेस्क्यू टीम ये डिस्कस करने लगती है कि मैडम बस में किसी का भी फोन ऑन होगा तो हम वाईफाई के जरिए से उस बस का पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके लिए एक डिवाइस की मदद चाहिए। मनोरमा वो काम फटाफट से शुरू करने के लिए कहती है। इस तरफ बस में के दूसरे लोग उस पुलिस ऑफिसर की बातों में आकर वीरा को पार्वती को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती अपने बेटे को बचाने के लिए उन सारे लोगों से लड़ने झगड़ने लगती है। जो इसके सामने आता है उन सारे लोगों को मार गिराती है और उसी तरह ड्राइवर पार्वती के फेवर में होता है, पार्वती की हेल्प करते रहता है। खैर फाइनली पार्वती उस पुलिस ऑफिसर से सिलेंडर हासिल करके अपने बेटे को लगा देती है। जब वो पुलिस वाला पार्वती को गोली मारने वाला होता है, इसके गन में बुलेट्स खत्म हो जाती है। तभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से बस में के सारे लोगों को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, एक के बाद एक चकराकर गिरने लगते हैं। इस तरफ रेस्क्यू टीम एक डिवाइस की मदद से किसी न किसी एक बंदे के वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। मतलब अगर बस का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा वहीं पर खुदाई कर सकते हैं। इस तरफ पार्वती भी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। बेहोश होने से पहले वीरा को हौसला देती है। तभी रेस्क्यू टीम के डिवाइस को पार्वती के फोन का वाईफाई कनेक्ट होता है। अब बस कोई एक बंदा कनेक्ट का बटन दबाना चाहिए, तभी एग्जैक्टली उस फोन का लोकेशन पता चल सकता है। लेकिन बस में तो सारे के सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। तभी वीरा अपनी माँ को बचाने के लिए उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन कर देता है ताकि बस में ऑक्सीजन फैले, इसकी माँ होश में आए। अब वीरा ने अपने साथ उस पौधे को भी लाया होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। लकीली उस पौधे का एक पत्ता कट होके उस फोन के कनेक्ट बटन पर पड़ता है, मतलब कनेक्ट का बटन प्रेस हो जाता है। यह होते ही रेस्क्यू टीम उस बस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेती है। फौरन रेस्क्यू टीम उस बस में आकर सारे लोगों को बचा लेती है। उसके बाद क्रेडिट सीन में वीरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वीरा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अपनी माँ के साथ हंसी खुशी खेल रहा होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी का मैसेज ये है कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ बहुत बड़ा कांड करेगी। एक्चुअली चट्टाने गिरने की वजह पेड़ है, मतलब जिस पहाड़ी पर जितना कम पेड़ होंगे वहाँ की मिट्टी में उतनी पकड़ नहीं होती, बारिश होने पर वो मिट्टी फिसलने लगती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।